पहला प्रश्न दे रहा है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराइए भाई विचार। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। किसको? गेहूं और जौ। दूसरा दे रहा है इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थीं। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो आपका टाइम शुरू होता है अब और आपका टाइम समाप्त होता है अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो पहला कथन है वो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला कथन जो है बिल्कुल गलत है। अब मैं चाहूँगा इसके बारे में सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ। देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। अगर कोई आपसे टाइम पीरियड पूछे तो उसको बताइएगा भैया 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व ये कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, गेहूं और जौ को उपजाना। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है दोस्तों? इन फसलों को उपजाने का कार्य सबसे पहले हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों पर नहीं किया गया था। इसको सबसे पहले उगाया गया था कहाँ पर? सुलेमान की पहाड़ियाँ। सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरधर की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? किरधर की पहाड़ियाँ। ठीक है, इन पहाड़ियों पर हुआ था, न कि विंध्य क्षेत्र में। इसलिए जो है 2 वाला क्या हो जाएगा? गलत। रही बात, अच्छा फसलों को उपजाने के बारे में बता रहा हूँ, फसलों को उपजाने का कार्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि गेहूं और जौ इन 2 चीज़ों को उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो भैया ये मिलता है आपके मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, देखिए गेहूं और जौ मेहरगढ़ में, लेकिन यहाँ पर बोला फसलों को, तो फसलों में और भी फसल आते हैं, उनको उपजाने में कहाँ पर था? तो आपका सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ थी। आपके लिए नया है। अच्छा, नवीनतम खोजों के अनुसार याद रखिए, अगर चावल की बात आ जाए, गेहूं की नहीं दोस्तों, अगर चावल की बात मैं कहूँ तो चावल उपजाने का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो संत कबीर नगर के लहुरा देव, एक जगह है संत कबीर नगर में, उसका नाम है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव नामक स्थान से पाए गए हैं। और कितना पुराना? तो 9000 से लेकर 8000 वर्ष पूर्व तक के जो है चावल के प्रमाण वहाँ से देखने को मिले। कहाँ से? लहुरा देव से। चावल का, गेहूं जौ का मेहरगढ़। ठीक है, फसलों को उगाने का सबसे पहला प्रमाण सुलेमान और किरधर। ये पॉइंट सब याद रखो। अच्छा, सामान्यतः कृषि का विकास अगर पूछा आपसे कि कहाँ पे देखने को मिला है, तो गारो खासी जयंतिया का नाम सुना ना, तो गारो हो गया और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी होगा, यहाँ पर सबसे पहले कृषि कार्य जो है विकसित हुए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग गलत तो किए होंगे, मुझे पता है। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा दे रहा है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। चलिए, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है और मैं बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर दोस्तों केवल एक सही है। कैसे? तो याद रखिए 4700 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूं, 4700 ईसा नहीं वर्ष पूर्व की बात करूं, ईसा पूर्व नहीं। देखिए, जब हम वहीं से वर्ष पूर्व बोलते हैं तो उसमें से हमेशा जो इस समय का जैसे 2016 चल रहा है तो 2000 वर्ष घटा लिया करिए। जैसे 4700 में से 2000 वर्ष घटा देंगे तब आपका ईसा पूर्व आएगा। ठीक है, मतलब कितना आ गया? 2700 ईसा पूर्व। लेकिन अगर 2000 आप इसको जोड़ देंगे तो आप आज के समय से काउंट कर सकते हो कि इतने साल पहले कहानी बता रहा है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को आप समझ लीजिएगा। और याद रखिए सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, सहायक नदियाँ मतलब झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, ये जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उनके किनारे सबसे पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता जो थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। रही बात गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ, तो ये 5000 ईसा पूर्व नहीं था। अगर 5000 ईसा पूर्व बोल देंगे, सॉरी 5000 वर्ष पूर्व बोल देंगे तो यह तो यार कि सिंधु वाले समय को भी पीछे कर देगा। तो 5000 नहीं होगा, यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व होगा। 2500 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ से 2000 सीधे माइनस कर दो, क्योंकि 2016 तो चल ही रहा है। बचा क्या? 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व दोस्तों गंगा नदी के सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र जो है डेवलप हुए और यहाँ पर जो है नई नई सभ्यताएं देखने को मिली। इस वजह से वाला पॉइंट यहाँ गलत हो जाएगा और केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। ये भी गलत किया होगा आप लोगों ने। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ये भी मैं आपको बहुत पढ़ाया हूँ। तो आप याद रखिए मगध। मैंने क्या बताया था आपको? गंगा नदी में आके मिलती कौन सी नदी? कौन सी नदी आके मिलती है? तो आपकी ये सोन नदी आके मिलती है। ठीक है, सोन नदी। अच्छा, किस तरफ से मिलती है? तो याद रखिए गंगा के दाहिने तरफ से मिलती है सोन नदी। और इसी के किनारे पे दोस्तों कौन सा है जगह? मगध बसा हुआ है, मगध। ठीक है, मगध।
मगध महाजनपद का नाम आपने सुना ना, कुल 16 महाजनपद थे, उन 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो ये मगध महाजनपद था। ठीक है, इसके अलावा याद रखो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या बोलते थे, मगध, ये तो याद हो गया। मगध जो है दोस्तों उन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा राज्य था, सबसे शक्तिशाली राज्य था, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आपको ये बताना है। पहला दे रहा है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और इंदोस अथवा मतलब दोनों नाम है, हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। दूसरा दे रहा है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है भरत शब्द का। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये डिसाइड करके बताना है, बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दोनों कथन है वो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। कैसे सही हैं, तो याद रखिए, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी या यूनानी थे, जो विदेशी शक्तियाँ थीं, ये सिंधु नदी को क्या बुलाती थी, या तो हिंदोस बुलाती थी या तो इंदोस बुलाती थी। ठीक है, ठीक है, उन्होंने इस नदी के पूर्व में जितनी भी स्थित भूमि थी उसको इसी इंदोस के नाम पर इंडिया कहा। इंडिया से इंडिया बन गया। और भरत नाम जो हम लोगों ने सुना है, भरत नाम का उपयोग कौन करते थे, प्रयोग कौन करते थे, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के स्पेशल समूह के लिए किया जाता था। भरत धीरे धीरे आगे चल के भारत में बदल गया, और भारत का सबसे पहले या उस समूहों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, जो कब लिखी गई थी, तो ऋग्वैदिक काल में लिखी गई थी। अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, चलिए ये रहा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां प्रश्न, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पांडुलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, एक सेकंड रुकिए, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दे रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, पहला दे रहा है यहाँ पर कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। मतलब पुराने समय में हाथ से लिखी गई पुस्तकें कहलाती थी, पांडुलिपि कहलाती थी। आगे दे रहा है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकाला गया है। अगला है दोस्तों, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो आपको ये बताना कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो याद रखिए दोस्तों, जो गलत कथन है वो यहाँ पर कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो डी वाला जो है आंसर वो आपका गलत कथन है। ठीक है, अच्छा क्यों गलत है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पांडुलिपि केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त हुए, तो ऐसी बात नहीं है। पांडुलिपियाँ जो है कई जगहों से प्राप्त हुई, कोई जरूरी नहीं कि मंदिर से बिहार से ही मिले। ठीक है, तो याद रखिए। और यहाँ जो बोला जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई, तो ये भी आपका यहाँ पॉइंट गलत बन जाता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी रही बात कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काट कर लिखी जाती थी या भुर्ज का वृक्ष, तो हम लोग जब चैप्टर नंबर 1 को कवर कर रहे थे तो वहाँ मैंने आपको इमेज दिखाया था कि भुर्ज के वृक्ष पर किस तरह से इसको लिखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल होता है, और जहाँ मेनू का अर्थ क्या होता है, हाथ। अतीत में लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं, क्योंकि उस समय कागज़ का निर्माण तो हुआ नहीं था, कागज़ का आविष्कार तो हुआ नहीं था, इसलिए जो है उन्हें किसी न किसी पेड़ों के छाल पर लिखना पड़ता था, और वही क्या कहलाती थी, पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है, चलिए। और यहाँ जो बोल रहा है केवल संस्कृत भाषा, तो यहाँ याद रखिए केवल संस्कृत नहीं था, यहाँ पे प्राकृत भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है, पाली भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है, और कहीं कहीं तमिल भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं, उसके लिए आप केवल वर्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि केवल मंदिर और विहारों से मिले हैं, और भी स्थान रहे हैं जहाँ से ये पांडुलिपियाँ मिली हैं। छठा क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लोग जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। ऐसे लोग जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, अभिलेख। दूसरा दे रहा है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें और उनका पालन कर सके। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पर जो कथन है दोस्तों वो केवल 2 वाला सही है, पहला वाला गलत है। अब बात आती है यार कि पहला क्यों गलत है, तो याद रखो जो यहाँ बोल रहा है कि ऐसे लेख जो
केवल वर्ड लगा के यहाँ पे वाट लगा दे रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख देता है कि पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उसको अभिलेख कहते हैं, तो ये प्रश्न जो है सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल लगा के गड़बड़ कर दिया। याद रखिए ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वो अभिलेख कहलाते थे, ठीक है। तो यहाँ केवल शब्द का इस्तेमाल, इसकी खाली वाट लगा दिया है, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि खाली पत्थर पे नहीं, कभी कभी धातुओं पर भी जो है अभिलेख लिखे जाते थे। दूसरा वाला जो कह रहा है राजा और रानी और अन्य लोगों के आदेश या कार्य विवरण, इन सभी का उल्लेख किया जाता था ताकि जो वहाँ की आम जनता है, जो प्रजा है, वो उनको देख सके, पढ़ सके और उस आदेशों का पालन कर सके। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख। कांधार कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में, आपको पता होगा। और अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, देखो भारत के अंदर से जितने भी पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिए गए हैं, ठीक है। और वहीं मैं बात कर दूँ पाकिस्तान साइड से, तो वहाँ याद रखो यूनानी और आरमेइक नाम है, अरामाइक नहीं है, आरमेइक लिपि, ठीक है। आरमेइक लिपि और यूनानी लिपि, इन दोनों लिपियों में प्राप्त हुआ है अशोक का कांधार का अभिलेख, याद रहेगा आपको। तो यूनानी तथा आरमेइक दोनों विभिन्न लिपियों और भाषाओं में इसको प्राप्त किया गया है। चलिए आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। कथन ए दे रहा है कि ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण दे रहा है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे कथन भी सत्य है, कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो हम लोग बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो बीसी का इस्तेमाल या ईसा पूर्व की इस्तेमाल ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियों के लिए किया जाता है। और वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही मानी जाती है, इस वजह से जो है हम लोग मानते हैं। इससे इस समय 2018 चल रहा है, तो 2018 जो है ये क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म से तारीख को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब यहाँ पे 3 ऐसे हैं जहाँ से प्रमाण मिले हैं और बाकी का कोई एक यहाँ पे ऐसा छिपा है जहाँ से मनुष्य के आखेटक यानी शिकारी, ठीक है, होने के तथा खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो आपको उसके बारे में बताना है। देखो मैंने बताया था भीमबेटका की गुफाओं के बारे में, जहाँ से उसके आखेटक और खाद्य संग्राहक होने की बात भी मिली है। साथ ही साथ वहाँ से ऐसी चित्रकारी मिली जिससे देखकर ये पता चलता है कि भीमबेटका में काम होते रहे होंगे, ठीक है। और कुरनूल की गुफाएं, ये बहुत फेमस जगह हैं। भीमबेटका और कुरनूल ये 2 गुफाएँ तो बहुत फेमस हैं, यहाँ से दोनों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और हुस्गी हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, तो मैं बता दूं हुस्गी भी वहाँ पर भी गुफाएं हैं और वहाँ से भी मनुष्य के आखेटक और संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों भीमबेटका, हुस्गी और कुरनूल की गुफाएं, ये तीनों के तीनों जो पुरास्थल हैं, ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। कौन से हैं? पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, पूरा पाषाणिक पुरास्थल, ठीक है। पूरा पाषाण का नाम सुना था ना, ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। जबकि अगर मैं बात करूं चिराद की, तो चिराद क्या है, यह नवपाषाणिक है। चिराद क्या है, ये नवपाषाणिक है। तो ये इसका अंतर है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करिए और याद रखिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों इसका जो है आंसर गलत किए होंगे। चिराद क्या है, नवपाषाणिक है। बाकी भीमबेटका, हुस्गी, कुरनूल की गुफाएं, ये क्या है, ये दोनों पूरा पाषाणिक काल है तीनों। रही बात भीमबेटका की, तो भीमबेटका आपको पता होगा ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। हुस्गी और कुरनूल की गुफाओं की बात करूं तो ये दोनों के दोनों गुफाएं जो हैं ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से 9 पाषाणिक पुरास्थल हैं। 9 पाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं, तो आप बताइए। मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा और दाओजली हेडिंग, ठीक है। इसमें से कौन ऐसा है जो क्या है, जो 9 पाषाणिक पुरास्थल है। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये जितने भी दिए हैं लाइन से, ये सब के सब 9 पाषाणिक पुरास्थल है। मेहरगढ़ भी 9 पाषाणिक पुरास्थल में शामिल किया जाता है। बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा और दाओजी हेडिंग प्लस और कौन, आपका चिराद। ये चिराद जो अभी ऊपर आपने देखा था, चिराद। तो ये पॉइंट आप 6 पॉइंट नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 ये सभी का सभी क्या है, सही है। सभी के सभी प्लस चिराद ये क्या है, 9 पाषाणिक स्थल हैं। आगे बताइए, पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता था कि सर हिस्ट्री का एनसीईआरटी मत पढ़ाइए, आता है हमको, आता है तो लगाओ 11 क्वेश्चन से देखते हैं कितना सही कर ले जाते हो, लगाओ।
पढ़ा करो मेरे भाई, ये कानून बताने से अच्छा है कि पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। बताइए, पूरा पाषाण कालीन औजारों के बारे में पूछ रहा है। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल या फैक्ट्री साइट कहलाता था। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीक यानी प्रेशर फॉल्किंग कहा जाता था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं बहुत अच्छे से इस टाइम आपको बताया था जब ये पढ़ा रहा था, और बताया था कि दोनों जो है ये हम लोगों के बारे में पढ़े थे। एक तो वो जहाँ पर इस तरह के औजार बनाए जाते थे उनको उद्योग स्थल कहा जाता था। दूसरा किस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे, तो ये दबाव सल्क टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे, टेक्नोलॉजी से, ये भी मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। और इसलिए जो यहाँ पे सी ऑप्शन है 1 और 2 ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार जहाँ जहाँ बनाए गए और खुदाई के दौरान जहाँ भी ये स्थान मिले उन स्थानों को हम लोगों ने उद्योग स्थल या फैक्ट्री साइट्स के नाम से जानते थे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा भी करते थे। अगर हम बात करें पाषाण उपकरणों की निर्माण की तो 2 टेक्नोलॉजी बहुत फेमस थी। एक टेक्नोलॉजी तो क्या था, इसको पत्थर से पत्थर टकराना, ठीक है, पत्थर से पत्थर टकराना। आपने देखा होंगे किस तरह से आदिमानव लोग क्या करते थे, पत्थर से पत्थर टकरा करके और उस पत्थर के औजार का निर्माण करते थे, नुकीला नुकीला, ठीक है। इसमें से एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे, मतलब उनको चोखार बोलते हैं। चोखार, चोखार माने नुकीला बनाया जाता था। दूसरी टेक्नोलॉजी क्या थी, वो टेक्नोलॉजी थी दबाव सल्क तकनीक थी, जिसको प्रेशर फॉल्किंग कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि क्रोड को एक स्थिर सतह पर पहले टिका दिया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाला जाता था और इसको बोलते थे दबाव सल्क तकनीकी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, मतलब दोनों कथन। चौथा दे रहा निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? राख के साक्ष्य तो आप बता दीजिए, भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं, कोल्डी हवा या हुसगी। राख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला दोस्तों कुरनूल की गुफा से। कहाँ मिला है? कुरनूल। और कुरनूल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है कुरनूल, ठीक है। याद रखिए यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग थे ये आग से परिचित थे। इसी वजह से कुरनूल की गुफाओं को कई बार लोग नौ पाषाणिक में शामिल करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं मानना है, ठीक है। ये गुफाएं जो हैं वो पूरा पाषाणिक हैं, ठीक है। यहाँ के लोग भले आग से परिचित थे, बाद में भी तो परिचित हो सकते हैं। नौ पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में विचार कीजिए। मध्य पाषाण वाले में बोल रहा है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव जो हैं उसके बारे में विचार करिए, बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रहा है यहाँ पर कि बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। और तीसरा है गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाते समय बताया था ये तीनों की तीनों घटनाएं घटी थी। जैसे ही तापमान में मतलब क्या हुआ, मौसम क्लाइमेट बदला, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हुआ, वृक्षों की संख्या कम हुई और मैदानों की संख्या बढ़ने लगी जो घास के मैदान थे, ठीक है। और इसीलिए इसी समय स्टार्ट किया मानवों ने पशुपालन का काम, ठीक है। और पशुपालन करके घास को ले जाके चराते थे और पशुओं से जो दूध दही ये सब जो इकट्ठा करते थे। इसी काल में मछली जो है भोजन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे सामने आई है, इसके बारे में भी देखें। और बाकी गेहूँ, जौ और धान ये जो है ये अनाज प्राकृतिक रूप से उगने शुरू हो चुके थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, कुछ सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। उनमें उन 3 में से कौन एक ऐसा है जो नहीं आता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को आसान बनाने के लिए इस पाषाण काल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर महापाषाण काल जो है ये कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। मानव सभ्यता का जो आरंभिक काल था जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर कुल 3 भाग थे, क्या क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। महापाषाण काल पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। महापाषाण काल की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधि स्थलों से संबंधित है। यहाँ पर समाधियाँ थीं, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थरों से ढक करके बनाई जाती थी। और मानव का इतिहास लगभग 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में घटित हो चुकी थी, ये भी याद रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए कौन सा जाना जाता है? तो आपको पता होगा भीमबेटका की गुफाएं चित्रकला के लिए बड़ी फेमस हैं।
याद रखें भीमबेटका जो है वर्तमान समय में इसकी बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है, यह पता होगा आपको। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये भी आप याद करिए, रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देखने को मिले हैं, ठीक है। और सभी के सभी उदाहरण जो किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित हैं। अगर हम यही बात कर दें अजंता की गुफाओं का या बाघ की गुफाओं का, तो वहाँ पे जो एक गुफा थी वहाँ पे चित्रकला जो मिले हैं वो मौर्य काल के बाद के चित्रकला हैं। याद रखिए, कभी भी कन्फ्यूजन मत में आइएगा कि बाघ की गुफाएं और अजंता से भी तो चित्रकला मिला है, तो लेकिन वो जो मिला है दोस्तों ये जो है मौर्य काल के समय की चित्रकला है या उसके बाद की है। भीमबेटका की जो चित्रकला है ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला है। और अगर अमरावती बात करें तो अमरावती में चित्रकला नहीं है, वो अपने स्तूपों के लिए फेमस है। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश का, वो अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग काल या सातवाहन काल के समय बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और यहाँ पे देखिए, बताइए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आज लोग अपना कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर लें। देखिए पूरा पाषाण काल जो था इसका टाइम पीरियड था 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। सबसे पुराना टाइम पीरियड क्या है आपका? ये पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो 12,000 से लेकर 10,000 तक माना जाता है। 12,000 से लेकर 10,000 तक मध्य पाषाण काल, ठीक है। उत्तर पाषाण काल की बात कर दें, चाहे इसी उत्तर का नाम दिया जाता है नव पाषाण काल, तो कुछ अंतर नहीं है, चाहे उत्तर कहो चाहे नव कहो। नव पाषाण काल की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत मानी जाती 10,000 ईसा पूर्व से, यानी ये वाला हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर महापाषाण की बात करेंगे तो 2,500 वर्ष से पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक ये पूरा का पूरा जो आपका हड़प्पा वाली सभ्यता चल रही थी उसको हम महापाषाण काल में संबंधित कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो आप सेट कर लीजिए यहाँ पर 2 3 4 1 आपको यहाँ पे मिल गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए अब हमको, इसका उत्तर फटाक से बताइएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से किन किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं किन के औजारों को? तो याद रखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उन्हीं को हम क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल बोलते, लघु पाषाण बोलते थे। लघु पाषाण काल नहीं, लघु पाषाण। अच्छा, मध्य वाला चला कब से कब? तो ये चला था 12,000 से लेकर 10,000 तक, याद है ना। ये वाला कब से कब चला था? तो 20 लाख से लेकर 12,000 तक, ठीक है। और ये वाला कब चला था? तो 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 वर्ष पूर्व तक स्टार्ट होता है। ये पॉइंट्स अभी याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक तो चला मध्य पाषाण काल, और यहाँ पर जो औजार होते थे वो आमतौर पर पहले की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते थे। इसी वजह से इनका नाम क्या दिया गया? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण इनका नाम दिया गया। प्रायः इन औजारों की जो मुठिया होते थे, मतलब इन पे जो मुट्ठे लगे होते थे, ये या तो हड्डियों के बने होते थे या तो लकड़ियों के बने होते थे। किसके? या तो हड्डियों के बने होते थे या तो लकड़ियों के बने होते थे। और यहाँ से स्पेशली हंसिया हो गया, आरी हो गया, इन जैसे औजार देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सब याद रखेगा। चलिए 10वां क्वेश्चन बताइए। हुस्गी, अभी पीछे ही आया था हुस्गी, और हम लोगों ने पढ़ा कि हुस्गी जो है ये किसके नहीं, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। बोल रहा है हुस्गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुस्गी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम लोग पीछे ही पढ़े थे। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए गए, बस यही तो मिस्टेक कर दिया बोल के। यहाँ पर केवल एक जो है वो आपका सही है। अब केवल एक कैसे सही हो दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो दिया क्या है, बिल्कुल एकदम आराम से और इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल बिना परेशान हुए। पहला प्रश्न तो हमको क्लियर ही हो गया कि हुस्गी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है और ये पूरा पाषाण युग से संबंधित है, ये तो आपको क्लियर ही है। अच्छा, जगह का नाम अगर मैं पूछे आपसे कभी तो कर्नाटक, क्या रखोगे नाम इसका? याद रखोगे कर्नाटक, याद रखो। यहाँ से प्राप्त जो कुछ पुरा स्थल थे वहाँ से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे औजार यहाँ से मिले। अब बात आती है अगर औजार की, तो औजार, अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर बोल के यहाँ गलत कर दिया। जो औजार ज़्यादातर मिले हैं वो चूना पत्थरों के मिले हैं। किसके मिले हैं? चूना पत्थर के औजार, ठीक है, बलुआ पत्थर के नहीं। अब आज के लिए जो आपका आखिरी प्रश्न है वो ये है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 दे रहा है यहाँ पर, आपको बताना है कौन सा सत्य है। पहला दे रहा, भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से मिले हैं।
दूसरा जरा आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इसके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों इसका इमेज भी मैं आपको दिखाया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो 3 वाला तो जो है बिल्कुल सही है। रही बात 2 की, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले आप इसके बारे में पूरी कहानी समझ लो। भारत में शुतुरमुर्ग होने का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो मिला है पूरा पाषाण काल से। कहाँ से मिला है? पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ये अवशेष जो पटने नामक पूरा स्थल है वो सही है, बट यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश दे दिया ये गलत दे दिया है। पटने नामक जो स्थान है महाराष्ट्र में है भाई, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब इतना अगर डीप पूछ देगा तो बताओ कौन इसको सही करेगा? अरे आप सही करो और कौन करेगा? हाँ, कथन 3 जो है ये सही है। कथन 1 तो समझ गए ना क्यों गलत है? क्योंकि प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से नहीं मिला है। कहाँ से मिला है? पूरा पाषाण से मिला है, इस वजह से पहला गलत है। पटने जो है वो सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ महाराष्ट्र होना चाहिए, इसलिए 2 वाला गलत है। तीसरा जो है बिल्कुल सही है, शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर दोस्तों चित्रांकन यानी पेंटिंग और इससे मनके यानी आभूषण बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात कर दूँ कि किस समय में ये मिलता था, तो याद रखिए हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों का सेल एक और जगह से भी मिला है। राजस्थान में एक जगह है बूंदी, वहाँ से भी प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय था उस समय, तो इसको भी आप याद रखो। बूंदी से मिला है, बहुत जल्दी मिला है, हाल ही में मिला है। अभी एनसीईआरटी में आपको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो क्योंकि वो लोग अपडेट बहुत कम करते हैं। फिलहाल आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, राजस्थान के बूंदी से ये मिला है।